नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस। सीपीसी मीन्स सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि 1908 का एक एक्ट बना हुआ है। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये बेसिकली वैसे मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनके एडवाइस पे ही मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत हमको आइडिया मिल जाए। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिक्री। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री अंडर सिविल प्रोसीजर कोड? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। डिक्री को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि डिक्री क्यों, मतलब कोर्ट क्यों, जज क्यों डिक्री पास कर रहा है ना। तो सबसे पहले ना, डिक्री बेसिकली एक फाइनल होता है, किसी भी जजमेंट का फाइनल जो पार्ट होता है वो डिक्री होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि पहले तो डिक्री को आने से पहले स्टार्टिंग कैसे हुआ ना, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना एक केस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। ठीक, प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस को कचहरी के अंदर लेकर जा रहा होता है ना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वो एक जो कि सूट को इंस्टीट्यूट कराना चाहता है। ठीक है, इनिशिएट कराना चाहता है, बोल सकते हैं आप। ठीक, अब सबसे पहले प्लेंटिफ का कुछ चीज़ होनी चाहिए ना, कोई वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से वह सूट के लिए जा रहा हो, सूट दायर करने के लिए जा रहा हो कचहरी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, उसकी कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए उसको। ठीक है ना, यानी कि उसको यानी या तो उसको कोई क्या बोलते हैं हार्म हो गया हो, या फिर उसको कोई कंपनसेशन चाहिए हो, बेसिक कुछ भी हो सकता है। तो प्लेंटिफ क्या करता है, उसके पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है। तो ये वो कैसे जा रहा है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बोलते हैं इसको। मैं सीपीसी के रेफरेंस में ही बताना चाहूँगा आपको। तो जब भी स्टार्ट होता है कोई केस तो उसके लिए बोलते हैं कि वो किसके तहत होता है, ऑर्डर 4 एंड रीड विथ सेक्शन 26। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है। आप अपना बेरेक्ट खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा, अभी मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं आपको बोर्ड में समझा सकूं। तो आप अपना बेरेक्ट खोल लीजिए, आपको उससे ज़्यादा एक सहूलियत महसूस होगी, आई थिंक, है ना। तो अब उसके बाद अब क्या है, आप जब इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है ना, ऑर्डर 4 सेक्शन रीड विथ सेक्शन 26। इसके बाद आपके पास कोर्ट क्या करती है, आप प्लेंटिफ ने प्लेंट दायर कर दी है ना, प्लेंट दायर करी है ना। तो ये जो ऑर्डर इंस्टीट्यूशन होता है ना सूट का, ये विद दी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है। मतलब एक प्लेंट जाएगी प्लेंटिफ के द्वारा कोर्ट को, यानी जज को, और वो भी जुडिशियल में होना चाहिए कोर्ट, तभी वो इस प्लेंट को एक्सेप्ट करेगा बेसिकली। उसके बाद आपका ये क्या करेंगे, जो कोर्ट होगा उसकी अब राइट बनता है कि वो प्लेंट है उसको डुप्लीकेट में ले, एफिडेविट के साथ ले। ये सब 26 सेक्शन में भी लिखा है और ऑर्डर 4 में भी लिखा है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है ना, उसके बाद अब क्या होता है, कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट को समन भेजेगी। समन बेसिकली क्या होता है, SUMMONS, समन पढ़ते हैं इसको। एक तरह से कोर्ट का बुलावा बोलते हैं इसे। जिसके अगेंस्ट में केस दायर होता है उसको बुलाने के लिए समन भेजेगी। सिविल में होता है बेसिकली समन, है ना। क्रिमिनल में तो वारंट हो जाता है, तो सिविल में समन होता है। अब आपका बेसिक इसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट के पास प्लेंटिफ के द्वारा एक कॉपीज मंगवाई जाएंगी, उतनी कॉपी जितने डिफेंडेंट होंगे। डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट में प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है। ठीक है, उसकी मतलब उससे कंपनसेशन मांग रहा है वो, या फिर कोई भी रेमेडी मांग रहा है। इसके बाद क्या होगा, प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट होगा वो अपनी वजह से अपनी तरफ से भी तो कुछ बताएगा ना, कि भैया नहीं मैंने किया है, या तो वो एडमिट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। तो वो जो एडमिट करेगा, अब उसके लिए क्या है एक पर्पज, उसके लिए ऑर्डर 8 बना हुआ है। ऑर्डर 8 जिसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट की बात करी गई है ना। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर 7 के अंदर प्लेंटिफ ने प्लेंट दायर करी थी, उसके ऐसी क्या होगा, ऑर्डर 8 के अंदर डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट डालेगा, जिसमें क्या होगा, मतलब प्रस्तुत करेगा, जिसमें क्या होगा आपका, उसमें वो या तो जो पॉइंट्स प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिख के दिए थे उनको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, और या तो उसको वो रिजेक्ट करेगा। तो और रिजेक्ट कर देगा तो फिर वो बनता है इशू। अब उस इशू पे अगर वो जो एक्सेप्ट कर लिए गए उसके बेसिस पे आता है जजमेंट। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे डिग्री तक लाना है आपको, कि डिग्री बेसिकली हम आज डिग्री पढ़ने वाले थे, लेकिन डिग्री को जानने के लिए हमें ये सब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि बेसिक डिग्री से आप ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं, आपको पूरा एक डीप ज्ञान होना चाहिए हर चीज़ का, है ना। तो उसके बाद जजमेंट, अब क्या होगा, इश्यूज आ गए। अब जो वेरीफाई, जो एक्सेप्ट कर लिया, डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर ली कुछ बातें प्लेंटिफ की, और कुछ बातें रिजेक्ट करी, तो उस पर इशू बना। इन चीज़ों पे जब डिस्कशन होगा तो जो रेसो डेसिडेंडाई, अब ये चीज़ें आ गई, अब इसके बेसिस पे जजमेंट आएगा।
कोर्ट क्या करेगी, रेसो डेसेंडाई होता है जो जजमेंट का एक पार्ट होता है, रेसो डेसेंडाई, एक होता है ऑबिटर डिक्टा। रेसो डेसेंडाई क्या होता है, मेन पार्ट, जो मतलब मेन फैक्ट्स है जिनके बेसिस में जजमेंट तैयार होगा जज के द्वारा, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करके, अपने जस्ट को यूज करके, अपने कॉमन सेंस को यूज करके बेसिकली, और रूल अगेंस्ट जो रूल ऑफ लॉ है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो वो डिसीजन देगा। रूल ऑफ लॉ के अंदर दो चीजें आती हैं, ऑडी ऑल्टेम पार्टम एंड रूल अगेंस्ट बायसनेस। ये आपको मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, अभी आपको वैसे पता ही होगा अगर आप लॉ के स्टूडेंट है तो, है ना। नहीं पता होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक। उसके बाद आपके पास क्या आता है, जब आपको जजमेंट पास हुआ, जजमेंट पास हो गया इसका मतलब एक तरह से फाइनल हो गया है कि भाई ये चीज होनी है, इस केस में इस प्रकार से होनी है ना, किसी एक के प्रति, एक के अगेंस्ट और एक के पक्ष में फैसला आ चुका होगा। अब इसको फॉर्मल तरीके से सबको दिखाना कि भैया ये हुआ है, मेरे पास एक प्रूफ है। जैसे आप रिजल्ट, जैसे आपको मान लीजिए आपने पेपर दे दिया है ना, आपको मैम ने बता दिया कि मार्क्स आ गए आपके 100 में से 80 मार्क्स आ गए, लेकिन अभी आप घर जाके बता तो सकते हैं, लेकिन सब विश्वास थोड़ी करेंगे। आपको क्या दिखाना पड़ेगा उसके लिए, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, है ना। जब तक रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तब तक कोई नहीं मानेगा कि आप पास हो गए, सब बोलेंगे फेक रहा है फेक रहा है। ऐसे ही आपका जजमेंट आ गया, ये आप दोनों पार्टीज को पता है, लेकिन अगेंस्ट पब्लिक जब आपको बताना है ना कि भैया मेरे को तो फाइनल हो गया, तो डिक्री दिखाएंगे आप, देखो डिक्री में ये लिखा है ऐसा करके, ठीक है ना। तो डिक्री राइट अगेंस्ट रेम है, दो तरह के राइट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम। राइट इन पर्सोनेम इंडिविजुअल के बीच में होता है, यानी कि अगेंस्ट द वन पर्सन। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, दो पार्टीज के बीच में होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक भी पार्टी कोई गलत करती है या कोई मतलब अगेंस्ट जाती है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के, तो दूसरे पर्सन का राइट हो जाता है उस अगेंस्ट, उस वाली पार्टी के, तो राइट इन पर्सोनम होता है। ऐसे ही अगर ये वाली डिक्री मिलती है तो डिक्री कैसे में रहती है, डिक्री, ये जो डिक्री का फैसला आएगा ना, ये अगेंस्ट रैम होगा, यानी पब्लिक के अगेंस्ट होगा फैसला। अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल रहा है तो वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड मिलेगा। अगर किसी बाइक का पोजीशन मिल रहा है तो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, आप उसको राइट कर सकते हो, तो आप पूरी पब्लिक के सामने कर सकते हो, खाली उस पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल को लेके नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिक्री, अब बेसिकली जब जजमेंट हो जाता है, डिक्री आपको समझ में आया, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे बताया, मैं फिर से समझाऊंगा आपको।